सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आने की वजह से जो है हमारी क्लास डिसकंटिन्यू हो गई थी। हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हम जो है न्यूट्रॉन के पास लाए, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को जो है न्यूट्रॉन के पास लाए, यानी कि नियर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, यहां नो इफेक्ट होगा इन पर, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते हैं। नंबर सबसे पहले क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो है हम जो है बात इसी कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। अभी जो है कौन सी होती है? कौन सी फोर्स होती है? न्यूक्लियर फोर्स होती है। सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके कारण होती है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज होती है। न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। चार्ज इंडिपेंडेंट होती है न्यूक्लियर फोर्स। और कैसी होती है? अट्रैक्टिव नेचर होती है। अट्रैक्टिव नेचर होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जब ये पढ़ ही रहे हैं तो इसके इर्द गिर्द जो और चीजें थोड़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं डिस्कवरी की।
डिस्कवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो है एटम्स, एटम्स के बाद आता है न्यूक्लियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बताओगे कि जो है इलेक्ट्रॉन की जो है खोज किसने की थी? चलो, इलेक्ट्रॉन जो खोज की थी जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। और जो है प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो है कुछ राइटर जो है ई गोल्डस्टीन को मानते हैं और कुछ रदरफोर्ड को मानते हैं। तो अगर जो है पेपर में दोनों ही ऑप्शन हो तो जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देंगे ई गोल्डस्टीन को देंगे। ई गोल्डस्टीन एंड सेकंड प्रायोरिटी जो देंगे वो देंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सेकंड प्रायोरिटी जो देंगे वो देंगे रदरफोर्ड को, क्योंकि रदरफोर्ड से पहले ई गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन के बारे में बता दिया था। फिर जो है थर्ड आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की। एंड रदरफोर्ड एटम्स, एटम्स की खोज जो है जॉन डाल्टन ने की। समझ रहा है बच्चों? जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। एंड न्यूक्लियस की खोज जो की वो रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड। वैसे जो है अगर बेसिकली देखा जाए तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। इसको मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो है काम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स? इसे नोट कीजिए। ओके, दोस्तों हमने जो है अभी जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्विंग करता है बट न्यूक्लियस में नहीं गिरता? ऐसा क्यों? क्या रीजन है? तो इसका जो रीजन है ना वो रीजन है निगेटिव एनर्जी के कारण। नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। यानी कि नोट कीजिए पॉइंट। आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट रिवॉल्विंग करती है, वो भी निगेटिव एनर्जी के कारण करती है। क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है ना वो निगेटिव एनर्जी के कारण जो है ये रिवॉल्विंग करते रहते हैं और इसमें नहीं गिरते।
यानी कि न्यूक्लियस में जो है नहीं पहुंचते न्यूक्लियस में। तो इसी से जो है क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो नोट कर लीजिए। यार लैंग्वेज जो है, राइटिंग मेरी ऐसी है, for a bounded state, total energy, for a bounded state, total energy always remains negative, always remains negative। कैसी होती है? तो मैं निगेटिव को खुद ही लिख देता हूँ। निगेटिव यानी कि किसी भी बाउंडेड स्टेट या किसी भी बाउंडेड स्टेट के कारण, मतलब बाउंडेड स्टेट, कोई भी बाउंडेड स्टेट या मतलब कोई भी ऐसी अवस्था है, ऐसी स्थिति है जिसमें जो है एनर्जी जो है हमेशा निगेटिव रहती है। यानी कि किसी भी बाउंडेड स्टेट में जो है एनर्जी हमेशा निगेटिव रहती है। जैसे सेकंड पॉइंट, total energy of an electron, total energy of an electron which is revolving, which is revolving around the nucleus, around the nucleus is always कैसी होगी? नेगेटिव होगी। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी जो है क्वेश्चन आ जाता है which of the following is elementary of the fundamental, elementary of the fundamental, which of the following is an elementary and fundamental particle? फंडामेंटल पार्टिकल ऑप्शन दे देता है ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑल। तो इसमें जो है काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, यानी कि इसको ऑल ऑप्शन जो है कर देते हैं, जो कि गलत है। ये क्या है? गलत है। वो भी मैं बताऊंगा आपको ये कैसे गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ओनली ए होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में जो है जो फंडामेंटल जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है। अब देखते हैं ये कैसे है। डियर फ्रेंड्स, जो हमारे प्रोटॉन
एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जिनको जो है इनको हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन इसको जो है हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन तो ये क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इन अदर पार्टिकल्स। तो क्वार्क्स जो है आप जो है जब एमएससी वगैरह करोगे तब जो है वहां आप इसको पढ़ेंगे। ये मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि जो हम इस क्वेश्चन का मैं आपको जो है कंफर्म कर रहा हूं कि ये कैसे है। तो डियर फ्रेंड्स, एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया न्यूट्रॉन। तो जो क्वार्क्स होते हैं इसके भी फर्दर जो क्वार्क्स है इसके भी जो है कैटेगरी है। जैसे हो गया अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, लेफ्ट क्वार्क्स, राइट क्वार्क्स। दिस इज तो प्रोटॉन। तो देख लीजिए प्रोटॉन्स में माना ये थ्री जो है थ्री क्वार्क्स से मिलकर बना है लेफ्ट, और न्यूट्रॉन भी थ्री क्वार्क्स से ही है, सपोज लेफ्ट। माना कि जो प्रोटॉन है वो ओनली मेड बाय थ्री क्वार्क्स एंड न्यूट्रॉन्स भी थ्री क्वार्क्स से मिलकर बना है। तो देख लीजिए, तो इसमें क्या होता है, अगर ये थ्री क्वार्क्स से है, इसमें जो है टू जो है अप क्वार्क्स होगा एंड एक डाउन क्वार्क्स होगा, जबकि इसमें टू डाउन क्वार्क्स होंगे और एक अप क्वार्क्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो डाउन अप क्वार्क्स, एक अप क्वार्क्स जो होता है वो होता है 2y3 इलेक्ट्रॉन। एक क्वार्क्स में जो है 2y3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव, 2y3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है? और जो है डाउन क्वार्क्स में जो होता है 1y3 क्वार्क्स होते हैं नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। तो सेम यही जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये क्या होगा, जीरो। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से जो है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर नेगेटिव, मतलब जीरो होता है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ जो है इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि जो हम जो इन टर्म्स को यूज कर रहे थे, इनका जो मेन पर्पज है हमारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसी से जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है कॉन्सेप्ट है वो यहीं से है। इसी हमारा जो लेना देना है, इस जितना भी हमने पढ़ा है इस टोटल में, जो भी हमारा जो इसमें मेन फोकस था वो था इलेक्ट्रॉन पर। तो दोस्तों, अब आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा
कि फ्री उससे पहले एक और टर्म्स आती है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो एटम से बॉन्डेड नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स which is not bounded with the atom is called free इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ, और जो तीसरा होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। तो डियर फ्रेंड्स, हम जो है कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? यानी कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करें। और इजीली पास कौन करेगा? जिसके अंदर बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जिसमें जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, सुचालक होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो कंडक्टर यानी कि दे हैव, मार्कर चेंज कर देता हूं, दे हैव more and more, they have more and more free electrons. They have more and more free electrons, यानी कि बिलियंस ऑफ, जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा? कंडक्टर्स होगा। इंसुलेटर क्या होगा? दे हैव जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन। दे हैव जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि कुचालक। इनके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो है हम जब इनकी डेफिनेशन कर ही रहे हैं तो इनकी डेफिनेशन ही कर लेते हैं। तीसरा आता है सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धकुचालक, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करता है लेकिन पूरे तरीके से नहीं, यानी कि इनमें जो है क्या होते हैं? दे हैव लेस फ्री
इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में जो है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे जो है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में जितने होंगे हमारे ऑल मेटल्स, ऑल मेटल, ऑल मेटल्स जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। नॉर्मल वाटर, जो वाटर जो है नॉर्मल वाटर होता है वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ऐसे मेन एग्जांपल है। बात करते हैं हम इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या हो गया, ड्राई वुड, ड्राई वुड, प्लास्टिक, रबर, डायमंड, प्योर वाटर। दोस्तों प्योर वाटर जो है ये टू टाइप से होता है, मतलब जो प्योर वाटर जो है हम एक तो जो रेन वाटर होता है वो भी एकदम प्योर वाटर होता है। रेन वाटर प्योर वाटर होता है, और जो है दूसरा जो प्योर वाटर होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। जो आपने जो बिस्लरी देखा होगा वो एकदम जो है इंसुलेटर का काम कर रहा है, क्योंकि उसके जो जितने भी मिनरल्स होते हैं या उसमें जो भी होता है वो जो है हम उसको जो है क्या कर देते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है फ्रेंड। और जो सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जो हो गया सिलिकॉन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, जर्मेनियम, इज अ सेमी कंडक्टर। ठीक है फ्रेंड, नोट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स ये चीज़ तो आप बेसिकली जानते ही होंगे, लेकिन इनको पढ़ाने से जो मेरा मोटिव है वो ये है कि इससे भी जो है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू टाइप में आ जाते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट मैलेबल, मोस्ट मैलेबल मेटल। ठीक है। और मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट डक्टाइल मेटल। और जो है तो क्या आप बताओगे दोस्तों, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सा मेटल है, यानी कि विच मेटल्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि विच मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सुचालक मेटल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एजी से। एजी, हाँ एजी से सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एजी से। सिलिकॉन जो है मोस्ट यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड आफ्टर दिस इसके बाद आता है कॉपर। डियर फ्रेंड्स, हम कॉपर वायर्स को जो अपने घरों में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। और जो सिलिकॉन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए जो सिलिकॉन का यूज़ हम कम करते हैं और कॉपर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अगर एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन हो तो हम जो है इसको फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रियोरिटी जो देंगे वो हम सिलिकॉन को देंगे, एंड सेकंड प्रियोरिटी जो देंगे वो कॉपर को देंगे। ठीक है, फिर आता है मोस्ट मेलेबल मेटल, यानी कि जिसको हथौड़े से पीट पीट कर बारीक से बारीक कर सके, ऐसा मेटल मेलेबल मेटल कौन सा होगा? तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कॉपर, सिल्वर, और कुछ के दिमाग में आ रहा होगा गोल्ड। ठीक है, तो आप बताइए फ्रेंड्स कौन सा होगा? क्या आपने देखा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोल्ड। आपने सोनार को भी देखा होगा कि वो 1 ग्राम की भी जो है अंगूठी बना देता है, क्योंकि उसको पीट कर वो चाहे जितना बारीक कर ले लेकिन वो टूटता नहीं है। और अगर हम जो है लोहे को जो है पीटते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें वो टूट कर बिखर जाता है, यानी कि लोहा जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बट गोल्ड को जो है हम बारीक यानी कि बहुत थिन, पतली से पतली उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मोस्ट मेलेबल मेटल्स होगा वो होगा गोल्ड। गोल्ड, ठीक है। और जो मोस्ट डक्टाइल मेटल होगा यानी कि तन्यता, जिसको जो हम खींच कर बारीक से बारीक वायर बना सके, यानी कि खींच कर बारीक से बारीक, यानी कि इतना इतना खींच सके वो उससे बारीक और कोई मेटल ना हो, तो उसमें जो है उसका आंसर भी हमारा गोल्ड होगा। ठीक है फ्रेंड, अब जो है बात कभी कभी जो है एक्सेप्शनल केस से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? विच मेटल्स फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? डियर फ्रेंड्स, उसका उत्तर होगा मरकरी। Mercury is a metal which is found in liquid form at room temperature, and mercury के बाद आता है गैलियम, और तीसरा होता है सीजियम। ये तीनों जो है रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? तो हमारा आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इन दोनों टॉपिक से जो इन दोनों टॉपिक को जो है एक हम नोट्स के रूप में लिखते हैं।
मरकरी, मरकरी के बाद आता है गैलियम एंड सीजियम। मरकरी, गैलियम, सीजियम और भी मेटल्स which are found in liquid form at room temperature। रूम टेम्परेचर पर जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से? मरकरी, गैलियम, सीजियम। नाउ फिर बात करते हैं हम ब्रोमाइन। ब्रोमाइन इज a non-metal which is found liquid form at रूम टेम्परेचर। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टॉपिक को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।